नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के उस सर्वोच्च शिखर की यात्रा करने वाले हैं जिसकी ऊंचाई को आज तक कोई छू नहीं सका है। आज हम केवल एक उपन्यास की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम भारतीय किसान के जीवन के उस महाकाव्य में उतरेंगे, उसकी आत्मा के हर एक दर्द, हर एक सपने और हर एक संघर्ष को महसूस करेंगे। आज हम बात करेंगे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अंतिम और सबसे महान उपन्यास गोदान के बारे में। 1936 में प्रकाशित हुआ ये उपन्यास केवल एक कहानी नहीं, बल्कि 20वीं सदी के शुरुआती भारत का एक जीता जागता धड़कता हुआ सामाजिक दस्तावेज है। ये एक आईना है जो हमें उस समय के गांव और शहर, किसान और जमींदार, परंपरा और आधुनिकता के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। इस उपन्यास का शीर्षक गोदान यानी गाय का दान एक हिंदू किसान की सबसे बड़ी धार्मिक और सामाजिक आकांक्षा को दर्शाता है। यह माना जाता है कि मृत्यु के समय गाय का दान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पूरी कहानी एक साधारण किसान के इसी एक छोटे से सपने को पूरा करने के आजीवन और दुखद संघर्ष की गाथा है। ये वीडियो इस महाकाव्य का एक बहुत ही विस्तृत और गहन विश्लेषण होगा। हम होरी और धनिया के साथ उनके गांव के खेतों की धूल भरी पगडंडियों पर चलेंगे। हम गोबर के साथ शहर की चकाचौंध और उसके अंधेरों को देखेंगे, और हम उन सभी पात्रों से मिलेंगे जो इस कहानी को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए और प्रेमचंद की इस अमर रचना की दुनिया में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है गोदान। अध्याय 1, होरी का संसार और एक छोटा सा सपना। कहानी का केंद्र है अवध प्रांत का एक छोटा सा गांव बेलारी, और इस गांव का केंद्र है हमारा नायक होरी महतो। होरी कोई राजा या नायक नहीं है, वो एक साधारण गरीब किसान है। उसकी उम्र 40 के पार हो चुकी है। मेहनत और गरीबी ने उसके शरीर को झुका दिया है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक किसान की सहज सरलता और स्वाभिमान की चमक बाकी है। होरी उस भारतीय किसान का प्रतीक है जो अपनी जमीन से अपनी मां की तरह प्रेम करता है। वो ईमानदार है, वो अपनी मर्यादा यानी सामाजिक सम्मान को अपनी जान से ज्यादा महत्व देता है, और वो धर्म और परंपरा की जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसकी सारी अच्छाइयां उसकी गरीबी के बोझ तले दबी हुई हैं। उसके पास 5 बीघे जमीन है जो कहने को तो उसकी है, लेकिन वो पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है। होरी का परिवार ही उसका छोटा सा संसार है। इस संसार की धुरी है उसकी पत्नी धनिया। धनिया कोई सामान्य ग्रामीण स्त्री नहीं है, वो होरी के बिल्कुल विपरीत है। जहां होरी परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, वहीं धनिया अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली एक आग की ज्वाला है। वो मुंहफट है, वो यथार्थवादी है, और वो अक्सर होरी की सामाजिक मर्यादा की खोखली धारणाओं पर प्रहार करती है। वो होरी का विवेक है, उसकी अंतरात्मा की आवाज है। होरी और धनिया के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है गोबर, जो 20 साल का एक विद्रोही युवक है। वो अपने पिता के आदर्शों और उनकी पीढ़ी के शोषणकारी व्यवस्था से पूरी तरह से मोहभंग हो चुका है। वो पुरानी पीढ़ी के धैर्य और सहनशीलता को कायरता समझता है, और उसके मन में शहर जाकर पैसा कमाने और इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा है। गोबर उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो परंपराओं पर सवाल उठा रही है। होरी की 2 बेटियां हैं, सोना और रूपा। वे दोनों उस पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों की दयनीय स्थिति का प्रतीक हैं, जहां उनकी शादी और दहेज का बोझ एक गरीब पिता के कंधों को और भी झुका देता है। कहानी की शुरुआत होरी के मन में पल रहे एक बहुत ही गहरे और पुराने सपने से होती है। वो सपना है एक पछाई गाय खरीदने का। एक किसान के लिए गाय केवल एक जानवर नहीं होती, वो घर में दूध दही का स्रोत है, वो आर्थिक सुरक्षा का एक साधन है, और सबसे बढ़कर वो सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिक पुण्य का प्रतीक है। घर के दरवाजे पर एक गाय का बंधा होना किसान के स्वाभिमान को बढ़ाता है। होरी सालों से ये सपना देख रहा है। वो अपनी पत्नी धनिया से अक्सर इस बारे में बात करता है। वो कल्पना करता है कि जब उसके दरवाजे पर गाय बंधी होगी तो उसका घर कैसा लगेगा, उसके बच्चों को दूध पीने को मिलेगा, और गांव में उसकी कितनी इज्जत होगी। ये एक बहुत ही छोटा और मासूम सा सपना है, लेकिन एक गरीब किसान के लिए ये सपना भी आकाश के तारे तोड़ने जैसा ही मुश्किल है। ये एक गाय को पाने की यही छोटी सी इच्छा होरी के जीवन के सबसे बड़े और सबसे दुखद संघर्ष की शुरुआत बनती है। अध्याय 2, ग्रामीण जीवन का क्रूर यथार्थ और शोषण का चक्र। प्रेमचंद हमें बेलारी गांव के माध्यम से उस समय के ग्रामीण भारत की एक बहुत ही क्रूर और यथार्थवादी तस्वीर दिखाते हैं। ये गांव बाहर से शांत और सरल लग सकता है, लेकिन इसकी सतह के नीचे शोषण, जातिवाद, ईर्ष्या और गरीबी का एक भयानक जाल बिछा हुआ है। होरी इस जाल में फंसी हुई एक छोटी सी मछली की तरह है जिसे बड़ी मछलियां चारों तरफ से नोच रही हैं। इस शोषण के चक्र के केंद्र में है गांव के शोषक वर्ग। सबसे ऊपर हैं राय साहब अमरपाल सिंह।
राय साहब शहर में रहते हैं और वे दोहरी जिंदगी जीते हैं। शहर में वे एक राष्ट्रवादी, उदार और दार्शनिक व्यक्ति होने का दिखावा करते हैं। वे किसानों के अधिकारों पर लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन जब वे गांव आते हैं तो उनका असली चेहरा सामने आता है। वे एक निर्दयी और शोषक जमींदार हैं जो लगान वसूलने के लिए अपने किसानों पर कोई भी अत्याचार करने से नहीं हिचकिचाते। प्रेमचंद राय साहब के माध्यम से उस समय के अभिजात्य वर्ग के पाखंड को उजागर करते हैं, जो खुद भी बड़ी औपनिवेशिक व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा और शिकार है। फिर आते हैं गांव के महाजन और पुरोहित, जो किसान को कर्ज के जाल में फंसाकर उसका खून चूसते हैं। इनमें है पंडित दाता दीन, जो धर्म की आड़ में अपना सूदखोरी का धंधा चलाते हैं। झिंगुरी सिंह, जो एक चालाक और धूर्त महाजन है, और दुलारी सहुआइन, जो अपनी दुकान से उधार देकर किसानों को अपने जाल में फंसाती है। ये सभी लोग होरी की गरीबी और उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वे उसे बीज, अनाज और अन्य जरूरतों के लिए कर्ज देते हैं और फिर उस पर इतना ब्याज लगाते हैं कि होरी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी उस कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन शोषण का ये चक्र केवल बाहरी लोगों तक ही सीमित नहीं है। होरी को अपने ही परिवार से भी धोखा मिलता है। उसका छोटा भाई हीरा, जो उससे अलग रहता है, होरी की तरक्की से जलता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब होरी अपनी गाय की इच्छा को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच जाता है। वो गांव के एक ग्वाले भोला से 80 रुपए में एक गाय उधार पर खरीद लेता है। उसके घर में सालों बाद खुशी का माहौल होता है। धनिया, गोबर, सोना और रूपा सभी उस गाय की सेवा में लग जाते हैं। होरी को लगता है कि जैसे उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। होरी के भाई हीरा से ये खुशी देखी नहीं जाती। ईर्ष्या की आग में जलकर एक रात वो चुपके से होरी की गाय को जहर दे देता है। सुबह गाय मरी हुई मिलती है और होरी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धनिया, जो स्वभाव से लड़ाकू है, तुरंत समझ जाती है कि ये काम हीरा का है। वो गुस्से में पुलिस को बुलाने और हीरा को सजा दिलाने के लिए दौड़ती है। लेकिन यहीं पर होरी का सामाजिक मर्यादा का आदर्श उसके आड़े आ जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपने ही भाई को पुलिस के हवाले कर दिया तो उसके कुल की मर्यादा, उसके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो धनिया को रोकता है। वो अपने भाई के अपराध को छुपा लेता है, लेकिन गांव की पंचायत उस पर गाय की हत्या का जुर्माना लगा देती है, क्योंकि गाय उसके घर में मरी थी। अपने भाई को बचाने और कुल की मर्यादा बनाए रखने के लिए होरी महाजनों से और कर्ज लेता है ताकि वो जुर्माना भर सके। ये गाय को खोने की घटना और उसके बाद लिया गया कर्ज होरी को विनाश के एक ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय 3, शहर की भ्रामक चकाचौंध और खोखले रिश्ते। गोदान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये केवल गांव की कहानी नहीं है। प्रेमचंद बहुत ही कुशलता से कहानी के धागों को लखनऊ शहर तक ले जाते हैं और हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाते हैं। ये दुनिया है शहर के पढ़े लिखे, अमीर और आधुनिक लोगों की। इस शहरी कहानी के केंद्र में कई पात्र हैं। राय साहब अमरपाल सिंह गांव के जमींदार होने के साथ साथ शहर के सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके माध्यम से हम शहर के अन्य पात्रों से मिलते हैं। मिस मालती, जो इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हैं, वो एक आधुनिक, स्वतंत्र और आकर्षक महिला हैं। शुरुआत में वो हमें एक तितली की तरह लगती हैं जो केवल पार्टियों, फैशन और पुरुषों के साथ मजाक करने में रुचि रखती है। लेकिन कहानी के अंत तक उसके चरित्र में एक गहरा परिवर्तन आता है और वो समाज सेवा के मार्ग पर चल पड़ती है। प्रोफेसर मेहता, जो एक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, वे एक बुद्धिजीवी और आदर्शवादी व्यक्ति हैं जो समाज, प्रेम, विवाह और स्त्री पुरुष संबंधों पर लंबे लंबे दार्शनिक भाषण देते हैं। वे अक्सर प्रेमचंद के अपने विचारों के लिए एक मुखपत्र के रूप में काम करते हैं, लेकिन वे भी एक तरह से यथार्थ से कटे हुए हैं। वे समस्याओं का विश्लेषण तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें हल करने के लिए कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाते। मिस्टर खन्ना, जो एक उद्योगपति और बैंक के मालिक हैं, वे मजदूरों के अधिकारों और समाजवाद की बातें करते हैं, लेकिन अपनी ही चीनी मिल में मजदूरों का शोषण करते हैं। वे उस पूंजीवादी वर्ग का प्रतीक हैं जो कहता कुछ है और करता कुछ और है। इन शहरी पात्रों का जीवन पार्टियों, साहित्यिक बहसों और बौद्धिक चर्चाओं से भरा हुआ है। वे किसानों की गरीबी पर चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन वे उस गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते। प्रेमचंद गांव और शहर के बीच एक बहुत ही मार्मिक दुविधा प्रस्तुत करते हैं। गांव में भयानक गरीबी, अशिक्षा और शोषण है, लेकिन वहां के रिश्तों में अभी भी एक तरह की सच्चाई और अपनापन है। होरी और धनिया का रिश्ता, उनके दुख सुख सब कुछ वास्तविक है। इसके विपरीत शहर के रिश्ते खोखले, बनावटी और स्वार्थ पर आधारित हैं। वहां लोग बुद्धिमान तो हैं, लेकिन उनके दिलों में संवेदना की कमी है। उनकी चिंताएं केवल उनकी बैठकों और भाषणों तक ही सीमित हैं।
गांव और शहर के बीच का पुल बनता है होरी का बेटा गोबर। गांव की घुटन और गरीबी से तंग आकर गोबर शहर भाग जाता है। शहर में उसे मजदूरी करनी पड़ती है। वो शहर की चकाचौंध के पीछे की कठोर वास्तविकता को देखता है। वो सीखता है कि शहर में कोई किसी का नहीं होता। वहां भी शोषण है, लेकिन उसका तरीका अलग और अधिक निर्दयी है। शहर में रहते हुए वो भोला की विधवा बेटी झुनिया के साथ प्रेम संबंध बनाता है। कुछ समय बाद गोबर शहर के अनुभवों से कठोर और अधिक विद्रोही बनकर गांव लौटता है। वो अब अपने पिता की तरह चुपचाप सब कुछ सहने के लिए तैयार नहीं है। वो नई पीढ़ी के उस गुस्से और विद्रोह का प्रतीक है जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। अध्याय 4, होरी का अटूट संघर्ष और निरंतर पतन। गाय की मृत्यु के बाद होरी का जीवन एक निरंतर पतन की कहानी बन जाता है। वो एक कर्ज के जाल से निकलकर दूसरे और गहरे कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। उसके जीवन में एक और बड़ी विपत्ति तब आती है जब उसका बेटा गोबर झुनिया को गर्भवती करके अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़ा होता है। झुनिया, जो भोला की बेटी है, समाज के डर से गोबर के घर यानी होरी और धनिया के पास शरण लेने आती है। ये होरी और धनिया के लिए एक बहुत बड़ी धर्म संकट की स्थिति थी। एक तरफ समाज था जो एक विधवा को घर में रखने पर उन्हें बिरादरी से बाहर निकाल देता, दूसरी तरफ मानवता थी। धनिया अपने स्वाभाविक मातृत्व और विद्रोही स्वभाव के कारण झुनिया को घर में रखने का फैसला करती है। होरी हमेशा की तरह सामाजिक दंड से डरता है, लेकिन अपनी पत्नी के निर्णय का साथ देता है। गांव की पंचायत उन पर फिर से एक भारी जुर्माना लगाती है। इस जुर्माने को भरने के लिए होरी को अपनी बची खुची जमीन और घर को भी गिरवी रखना पड़ता है। एक गर्भवती विधवा को आश्रय देने की इस मानवीय कीमत ने होरी को लगभग कंगाल बना दिया। साल दर साल होरी की स्थिति बद से बदतर होती जाती है। वो अपनी जमीन पर एक किसान से एक मजदूर बनने पर मजबूर हो जाता है। उसका स्वाभिमान टूट जाता है। उसका शरीर कमजोर होने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसके कंधों पर अपनी बेटियों की शादी का बोझ है, उसे महाजनों का कर्ज चुकाना है और उसे अपने परिवार का पेट भी पालना है। वो दिन रात मेहनत करता है। वो एक मजदूर के रूप में सड़कों पर पत्थर तोड़ता है। उसका शरीर जवाब देने लगता है, उसे अक्सर बुखार रहने लगता है, लेकिन उसके मन में वो एक सपना अभी भी कहीं न कहीं जीवित है, एक गाय खरीदने का सपना। वो सोचता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो फिर से अपने दरवाजे पर एक गाय बांध सकेगा। प्रेमचंद होरी के इस पतन का इतना मार्मिक और हृदय विदारक वर्णन करते हैं कि पाठक का दिल दहल जाता है। हम देखते हैं कि कैसे एक अच्छा, ईमानदार और मेहनती इंसान एक क्रूर और शोषणकारी व्यवस्था के सामने धीरे धीरे तिल तिल कर मर रहा है। अध्याय 5, महाकाव्य का दुखद अंत, गोदान। उपन्यास का अंतिम अध्याय हिंदी साहित्य के सबसे दुखद और शक्तिशाली दृश्यों में से एक है। होरी अब बहुत बीमार और कमजोर हो चुका है, लेकिन अपने परिवार के लिए पैसे कमाने की मजबूरी उसे आराम नहीं करने देती। वो सड़क निर्माण के काम पर एक मजदूर के रूप में काम कर रहा होता है। तेज धूप और अपनी कमजोरी के कारण उसे लू लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे घर लाया जाता है। वो अपनी मृत्युशैया पर पड़ा है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। उसके जीवन का संघर्ष अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। धनिया और उसकी बेटियां उसके पास बैठकर रो रही हैं। ठीक उसी समय गांव का पुरोहित दाता दीन वहां आता है। स्थिति की गंभीरता को देखकर वो होरी की आत्मा की शांति के लिए एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय सुझाव देता है। वो धनिया से कहता है, अब देर मत करो, होरी का गोदान करा दो, यही समय है। धनिया, जो पहले से ही अपने पति को खोने के दुख में डूबी हुई है, इस बात को सुनकर सन्न रह जाती है। वो पुरोहित से कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया और न ही फूटी कौड़ी, हम गोदान कैसे कराएं? पुरोहित अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि गोदान के बिना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब धनिया अपने जीवन की सारी पीड़ा और सारे अपमान को समेटकर एक ऐसा कार्य करती है जो पाठक के हृदय को चीर कर रख देता है। वो घर के अंदर जाती है और अपनी उस छोटी सी पोटली को उठाती है जिसमें उसने सूत बेचकर धीरे धीरे 1 रुपया 4 आना यानी 20 आने जमा किए थे, शायद अपनी बेटियों की शादी या किसी और जरूरत के लिए। वो बाहर आती है, उन पैसों को अपने मरते हुए पति के ठंडे हाथ से छुआती है और फिर उन सिक्कों को पुरोहित दाता दीन के हाथ में रखकर कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ये कहते कहते वो पछाड़ खाकर गिर पड़ती है और इसी के साथ होरी के प्राण निकल जाते हैं। वो किसान जो अपनी पूरी जिंदगी एक गाय खरीदने का सपना देखता रहा, वो उस सपने को पूरा किए बिना ही मर जाता है
और उसकी मृत्यु के समय धर्म और समाज के नाम पर उससे उसी गाय का दान करने की अपेक्षा की जाती है जो उसके पास कभी थी ही नहीं। उपन्यास का शीर्षक गोदान अपनी पूरी दुखद विडंबना के साथ प्रकट होता है। होरी का जीवन और उसकी मृत्यु दोनों ही एक क्रूर मजाक बनकर रह जाते हैं। अंतिम निष्कर्ष और गोदान की आज की प्रासंगिकता। गोदान केवल एक किसान की मृत्यु की कहानी नहीं है, ये एक पूरी कृषि सभ्यता के पतन की कहानी है। होरी केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो उस समय के करोड़ों भारतीय किसानों का प्रतीक है जो एक शोषणकारी सामंती और औपनिवेशिक व्यवस्था के बोझ तले पिस रहे थे। ये उपन्यास कई गहरे विषयों को उठाता है। ये कर्ज के उस दुष्चक्र को दिखाता है जिसमें एक बार फंसने के बाद किसान कभी बाहर नहीं निकल पाता। ये जातिवाद और धार्मिक पाखंड पर एक गहरा प्रहार करता है। ये परंपरा और आधुनिकता के बीच के संघर्ष को और गांव और शहर के बीच की बढ़ती खाई को दर्शाता है। लेकिन सबसे बढ़कर ये मानवीय भावना की अदम्य शक्ति की कहानी है। तमाम शोषण और अन्याय के बावजूद होरी और धनिया जैसे पात्र अपनी मानवता, अपनी करुणा और अपने स्वाभिमान को नहीं खोते। आज जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो सवाल उठता है कि क्या आज भी ये प्रासंगिक है? क्या आज के भारत में होरी की स्थिति बदल गई है? आज भी हम हर दिन किसानों की आत्महत्या, कर्ज के बोझ और कृषि संकट की खबरें सुनते हैं। शायद शोषण के तरीके बदल गए हैं, शोषकों के चेहरे बदल गए हैं, लेकिन किसान के जीवन का मूल संघर्ष आज भी काफी हद तक वैसा ही है। इसीलिए गोदान केवल हिंदी साहित्य का एक उपन्यास नहीं, ये भारत की आत्मा का एक महाकाव्य है। ये एक ऐसी रचना है जो हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जब तक इस देश के अंतिम किसान के आंसू नहीं पोंछे जाते, तब तक हमारी सारी तरक्की अधूरी है। ये एक कालजयी कृति है जो हमें हमेशा हमारे समाज की सबसे कमजोर और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी की याद दिलाती रहेगी। इस गहन साहित्यिक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।